बच्चों, हमने विलियन के चैप्टर में पार्ट 1 और पार्ट 2 पिछले वीडियोस में किया। आज हम विलियन का भाग 3 पार्ट 3 करेंगे, जिसमें आदर्श और अनादर्श विलियन को हम लेंगे। अब बेटों, आदर्श और अनादर्श विलियन किस आधार पर होते हैं, इसके लिए दो चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी। पहली है वाष्पदाब को समझना पड़ेगा और दूसरा है राउल्ट का नियम। इन दोनों को पढ़कर फिर हम आदर्श और अनादर्श विलियन पर आएंगे। तो आप वाष्पदाब को पहले समझिए, क्योंकि इस चैप्टर का बाकी जो पूरा पार्ट है आगे का, वो सारा वाष्पदाब पर ही निर्भर है। तो मान लीजिए क्लोज कंटेनर है, एक बंद पात्र है, जिसमें हम कमरे के ताप पर ही कोई द्रव लेते हैं। अब आप जानते हैं कि कमरे के ताप पर भी द्रव अणुओं के बीच संघट्ट होते हैं। कुछ तापमान होता है, कुछ गतिज ऊर्जा होती है, तो वो आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर करके जो सतह के अणु होते हैं उनकी ऊर्जा का मान काफी अधिक हो जाता है और वो वाष्प में बदलने लगते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? आप जानते हैं, यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। अब जैसे जैसे वाष्प के अणुओं की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनमें भी आपस में संघट्ट होते हैं और वो अपनी ऊर्जा खोकर, एक क्रिया है जो यहां लिखी हुई है संघनन, उसके द्वारा वो वापस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देते। तो एक ही पात्र में दो क्रियाएं साथ साथ हो रही है। एक क्रिया द्रव का वाष्प के अणुओं में बदलना। ध्यान रखिए, सतही अणु ही वाष्प में बदलेंगे क्योंकि उनकी ऊर्जा ही सबसे ज्यादा होगी, वो तो कहलाएगी वाष्प। और इसी प्रकार वाष्प का द्रव में बदलना संघनन। दोनों क्रियाएं चलती रहेंगी। एक समय ऐसा आएगा, एट ए पॉइंट, कि दोनों की दर, वाष्पन की दर और संघनन की दर समान हो जाएगी। यानी क्या स्थापित हो जाएगा? साम्य अवस्था। इस साम्य अवस्था पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब, साम्य अवस्था पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब वाष्पदाब कहलाता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो कि सब चीजों को प्रभावित करेगा। क्वथनांक को भी, हिमांक को भी, परासरण दाब को भी, इन सब चीजों में वाष्पदाब आएगा। तो ये आपको मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा कि वाष्पदाब क्या है। अब आइए राउल्ट का नियम। इस पॉइंट राउल्ट ने क्या नियम दिया? राउल्ट ने कहा कि अगर हम एक विलियन लें और मान लीजिए उसमें दो घटक हैं, विलेय और विलायक, तो उसने कहा कि दिए गए तापमान पर किसी विलियन के किसी घटक का वाष्पदाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मान लीजिए, और हमने ये शुरू से माना है कि हम विलियन में विलेय को बी मानेंगे और विलायक को ए मानेंगे। तो राउल्ट का नियम यह कहता है कि विलायक का जो वाष्पदाब है वो क्या होगा? पीए। वो किसके समानुपाती होगा? इसकी मोल भिन्न को हम x से प्रदर्शित करते हैं, x80। यानी अगर इसको हम बराबर बदले तो एक समानुपाती स्थिरांक से गुणा करेंगे तो PA इज इक्वल टू PA नॉट x। ये PA नॉट यहां क्या है? आंशिक दाब। किसका? विलायक का, शुद्ध विलायक, जो कि एक समानुपाती स्थिरांक के रूप में है और इसका मान निश्चित होगा दिए गए तापमान। इसी प्रकार हम विलेय का अगर वाष्पदाब ले PB, तो वो समानुपाती होगा उसकी मोल भिन्न की। यानी PB इज इक्वल टू PB नॉट
XB। यानी दोनों का हमने वाष्प दाब निकाल लिया। तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा देखिएगा। दोनों घटकों की, दो ही घटक है विलयन में, ए और बी, तो दोनों घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर विलयन का दाब होगा। P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इनका मान रखेंगे तो पी ए तो क्या है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये आपका विलयन का कुल दाब आ गया। ये विलयन ऐसा है जिसमें विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं। अगर मान लीजिए कोई एक घटक सामान्यतः विलेय, क्योंकि विलायक तो सदैव सामान्यतः वाष्पशील होता है, यदि विलेय अवाष्पशील हो तो फिर विलयन के कुल दाब में विलेय का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि विलेय की वाष्प बनेगी ही नहीं, और विलेय की जब वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब में वो अपना कोई योगदान नहीं करेगा। तो उस स्थिति में कि जबकि विलेय अवाष्पशील हो, ये तो कब है, जब दोनों वाष्पशील हो, विलेय और विलायक। लेकिन यदि विलेय अवाष्पशील हो, ऐसा विलयन हो जिसमें विलेय अवाष्पशील हो, तो ये जो योगदान होगा पीबी नॉट एक्स बी, इसका मान 0 हो जाएगा और कुल दाब किसके बराबर हो जाएगा, केवल पीए के, यानी विलायक के वाष्प दाब के, और इसका मान कितना होगा, पी ए नॉट एक्स। यानी ये कुल दाब, पी कुल का मान ये हो जाएगा। अब आप जानते हो कि विलयन में दो घटक हैं और दोनों घटकों की जो भिन्न है, मोल भिन्न है, उनका योग कितना होगा, जितनी भी भिन्न है उन सबका योग कितना होता है, 1। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस एक्स बी। इसको हम यहां पुट कर रहे हैं तो P क्या आ गया, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी। इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, तो क्या आ गया, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, यहां पी ए तो क्या है, विलायक का वाष्प दाब, पी ए नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का आंशिक दाब, माइनस पी ए नॉट एक्स। इसको रीअरेंज करें, पक्षांतरण करें तो क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, साइन चेंज हो जाएंगे, रीअरेंज कर लीजिए, ये इक्वेशन आ गई। अब पी ए नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आइए, तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स। यहां पी ए नॉट शुद्ध विलायक का, ये पी ए किसका है तो विलायक का, लेकिन किस स्थिति में, जबकि विलेय अवाष्पशील हो, यानी विलयन का, और ये फिर विलायक। तो ये पी ए नॉट माइनस पी ए क्या हो गया, डेल्टा पी, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प, इनका अंतर डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स। बेटो ये जो टर्म है ये कहलाती है वाष्प दाब, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब आप देख रहे हैं यहां ज्यादा है, और विलायक में जब आप अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो चूंकि पहले तो सारे अणु जो सतह पर थे वो वाष्पशील विलायक के थे, अब उन अणुओं के बीच में कौन आ गया, अवाष्पशील विलेय आ गया, वो वाष्प में नहीं बदलेंगे, तो दिए गए समय में वाष्प कम बनेगी तो वो दाब भी कम लगाएगी। यानी हमेशा ध्यान रखिए कि जो विलायक है उसका वाष्प दाब
ऐसे विलयन जिसमें विलेय वाष्पशील हो से सदैव ज्यादा होता है। यानी विलयन का वाष्प दाब सदैव विलयक के वाष्प दाब से कम होता है, इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। और जब इस वाष्प दाब अवनमन को हम विलयक के वाष्प दाब के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, अपॉन करके सापेक्ष, तो फिर यह कहलाता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। यानी ये टर्म जो है PA0 माइनस PA अपॉन PA0, ये टर्म कहलाती है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अवनमन मतलब घटना। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। विलय का वाष्प दाब सदैव विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है, तो इनका जो अंतर है वो कहलाएगा वाष्प दाब अवनमन। और जब हम यह विलय के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो कहलाएगा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। मैं आगे चल रहा हूं। इसको और ओपन करें तो आप देखेंगे कि इसको अगर और ओपन करें हम दोबारा से, तो देखिए XB ये क्या है, विलेय के मोल भिन्न। और विलेय की मोल भिन्न क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलायक के मोल और विलेय के मोल का टोटल, ये मोल भिन्न होता है। और मोल क्या होता है, मोल होता है ग्राम में मात्रा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार। यानी XB इज इक्वल टू क्या हो गया, WB अपॉन MB, ये तो किसके मोल हो गए, विलेय के, अपॉन WA अपॉन MA, ये किसके मोल हो गए, विलायक, प्लस WB अपॉन MB, यानी ये कुल मोल हो गए विलयन के। तो ये आपका XB होगा। अब अगर मान लीजिए विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम है, यानी विलयन अत्यधिक तनु है, तो हम इस राशि को इग्नोर कर सकते हैं। NB इज लेस 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 देन NA, तो इसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, XB इज इक्वल टू आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। तो ये जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, PA0 माइनस PA अपॉन PA0, ये XB के बराबर होता है, XB जो है इसके बराबर होता है। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का, इस पे कई न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, आते हैं, वो ये आ जाएगा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। M तो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ये किसका है, सॉल्वेंट का, विलायक का, ये विलेय का, ये विलेय की ग्राम में मात्रा और ये विलायक की ग्राम में मात्रा। तो इस प्रकार हमारा बेटो ये पहला जो गुण है, ये अणुसंख्य गुण भी है, हालांकि हम अभी आदर्श और आदर्श कर रहे हैं, लेकिन अणुसंख्य गुण उसमें भी ये आएगा कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, चूंकि वाष्प दाब हमने शुरू कर दिया था इसलिए इसको ही मैंने कंटिन्यू कर दिया। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जैसा कि आप देख रहे हो XB पर निर्भर है। XB मतलब विलेय की मोल भिन्न पर निर्भर करता है। अब इट इज ए वंडर, आपको आश्चर्य होगा कि वाष्प दाब में विलेय के वाष्प दाब का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि विलेय तो कैसा है, अवाष्पशील है। फिर ये जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, ये टोटली ही विलेय की मोल भिन्न, यानी विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। इसमें विलायक का कोई योगदान दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। यानी यह एक लास्ट कंक्लूडेड पॉइंट है कि वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब में तो विलेय के वाष्प दाब का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है वो विलेय की ही मोल भिन्न पर निर्भर कर रहा है, विलायक की मोल भिन्न पर नहीं। ये हम इसमें परिणाम निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह गुण सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय के मोल भिन्न पर, विलेय के मोलों की संख्या पर, विलेय के
अणुओं की संख्या पर। इसलिए यह गुणधर्म कैसा गुणधर्म होगा? अणु संख्य गुणधर्म। यह प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा कि विलेय किस पदार्थ के हैं, केवल उसके मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। चलिए, इस पर न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, पहले भी एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। नाउ अब आ जाइए आप, राउल्ट का नियम हमने पढ़ लिया। अब आ जाइए आप आदर्श और अनादर्श। पहले आदर्श विलयन। देखो बेटो, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आदर्श विलयन होते क्या है और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। देखो, आदर्श विलयन सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो वो है जो प्रत्येक तापमान, लगभग प्रत्येक तापमान और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दोज सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ए गिवन टेम्परेचर रेंज और कंसेंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। इनको हम आदर्श विलयन कहते हैं। और इसके विपरीत आप समझ रहे होंगे कि वे विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर इस नियम का पालन नहीं करते बल्कि इससे दूर हटते हैं, यानी इससे दूर हटते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उनमें विचलन हो जाता है, उनमें विचलन हो जाता है, तो वो जो विलयन होंगे वो कहलाएंगे अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन कौन होंगे? जो तापमान और सांद्रता, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन प्रत्येक पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम यह है कि विलयन का कुल दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक घटक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, यानी P इज इक्वल टू PA प्लस PP। यानी जो हमने अभी पहले किया था, इसका मान हमने लिखा था PA नॉट XA प्लस PB नॉट X। यह आदर्श विलयनों के लिए राउल्ट का नियम है। अब ऐसा कब हो सकता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, इन दोनों का योग विलयन के वाष्प दाब के योग के बराबर हो, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आया। न तो उससे दोनों के जब ये दोनों मिले हुए नहीं थे, विलेय अलग था, उसका कुछ वाष्प दाब था, विलायक अलग था, उसका कुछ वाष्प दाब था, तो उनका अलग अलग इंडिविजुअल वाष्प दाब का टोटल हम कर रहे हैं, वो उनके मिलने के बाद जो विलयन बना उसके बराबर है। यानी इनके मिलने से वाष्प दाब में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह कब हो सकता है? यह तब होगा बेटों कि जब विलेय और विलायक, विलेय जो शुद्ध विलेय था उसके अणुओं के बीच और शुद्ध विलायक के अणुओं के बीच जो बंध की सामर्थ्य थी, वो विलयन बनने के पश्चात विलेय और विलायक के बीच जो बंध बना उसकी सामर्थ्य के बिल्कुल समान हो। ना तो विलेय और विलायक की तुलना में मजबूत बंध बने और ना ही बंध विलयन में दुर्बल बने। यानी जो बंध सामर्थ्य है किसकी? विलायक अणुओं की विलयन बनने से पहले और विलेय अणुओं की, यह बंध सामर्थ्य विलयन बनने के पश्चात जब ये दोनों जुड़े और यह बंध बना, तो विलयन बनने के पश्चात जो बंध सामर्थ्य हुई उसके लगभग समान है।
जब लगभग समान होगा तो ना तो बंध मजबूत बना और ना ही बंध दुर्बल बना। तो इस स्थिति में वाष्प दाब में भी कोई बहुत अंतर, नेग्लिजिबल अंतर या बिल्कुल ना के बराबर अंतर आता है, तो हम इस नियम का, फिर हम कहते हैं कि इस नियम का पालन हो रहा है। तो ये आपको आदर्श विलयन की कंडीशन है। अब जब ऐसा होगा कि बंध सामर्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और कुल दाब इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो इस स्थिति में और क्या परिणाम होंगे वो भी देखिए। दूसरा परिणाम क्या होगा कि जब ये दोनों मिक्स होंगे, तो जब बंध सामर्थ्य समान है तो फिर उनमें ना तो ऊर्जा निकलेगी और ना ऊर्जा का अवशोषण होगा, क्योंकि दोनों की बंध सामर्थ्य तो बराबर है। जितने बंध टूटेंगे, जितनी ऊर्जा वाले बंध टूटेंगे, उतनी ऊर्जा नए बंध बनने में निकलेगी। तो डेल्टा एच, जो ऊर्जा का परिवर्तन होगा, जो इस क्रिया में एंथैल्पी का परिवर्तन होगा, वो कितना होगा? 0। तीसरा क्या रिजल्ट निकलेगा कि ये विलेय और विलायक के मिलने के बाद जो विलयन का आयतन बनेगा वो ना तो पहले के आयतन से ज्यादा होगा, ना पहले के आयतन से कम होगा। यानी विलेय और विलायक का आयतन जोड़ लीजिए, उतना ही आयतन विलयन का होगा। यानी उनके विलयन बनने के पश्चात आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये आपके परिणाम हुए। कुल दाब दोनों घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो है ये आदर्श विलयन होंगे। अगर इसको हम ग्राफ के द्वारा देखें, मान लीजिए यहां से हम ग्राफ शुरू करें। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, एक तरफ पूरा विलेय है, एक तरफ पूरा विलायक है। मान लीजिए यहां कंप्लीटली विलायक है और विलेय नहीं है, और इस स्थिति में विलायक नहीं है और कंप्लीट क्या है? विलेय है। तो यहां से जब हम चालू करेंगे, आप जानते हैं राउल्ट के नियम से वाष्प दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यहां एक्स बी मैक्सिमम थी, तो जो पी बी था वो मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ेंगे, यहां ए विलायक बढ़ रहा है और विलेय कम होता जा रहा है। विलेय के मोल कम होते जा रहे हैं तो पीबी का मान घटता जाएगा और ये ग्राफ और यहां जाकर ये 0 हो गया, क्योंकि विलेय के मोल 0 हो गए। इसी प्रकार एक्स ए यहां विलायक है, विलेय नहीं है, तो एक्स ए जो होगा यहां उच्चतम होगा। आप जानते हैं कि विलायक का वाष्प दाब विलेय के वाष्प दाब से ज्यादा होता है, तो इसको थोड़ा ऊपर दिखाएं, विलेय से थोड़ा ऊपर दिखाएं। तो यहां आपका ये हो गया पी ए जो उच्चतम होगा, क्योंकि यहां इसकी मोल भिन्न उच्चतम है। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो ए घटता जाएगा और बी बढ़ता जाएगा, तो इसका वाष्प दाब घटता चला और यहां जाकर ये 0 हो गया। और अब इन दोनों बिंदुओं को अगर आप मिला दें तो ये लाइन क्या व्यक्त करेगी? कुल विलयन का, ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच की जो अवस्था होगी वो विलयन की अवस्था होगी, जहां कुछ ना कुछ विलेय होगा और विलायक में घुला होगा। तो ये कहलाएगी P = PA + PB, जो विलयन की अवस्था। और ये किसके बराबर होगा? P = PA0XA + PB0XB। ये आपका आदर्श विलयन का हम ग्राफ बनाकर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आपका आदर्श विलयन हुआ। अब आदर्श विलयन कौन से होते हैं?
बेटो आदर्श विलयन को पहचानने में यह भी प्रश्न आता है, कंपटीशन में आ जाता है कि दिया गया विलयन बताइए, दिया गया विलयन आदर्श है या अनादर्श है, या पूछ लिया जाए सिंपल कि आदर्श विलयन का कोई उदाहरण लिखिए। कैसे भी प्रश्न पूछा जाए, आप कैसे पहचानेंगे कि यह विलयन आदर्श है? तो ये ध्यान रखिए, समान ध्रुवीयता, सेम पोलरिटी और लगभग लगभग समान प्रकृति के जो पदार्थ होंगे वो आदर्श विलयन कहलाएंगे। जैसे बेंजीन और टोल्यूइन दोनों लगभग समान प्रकृति के एरोमेटिक यौगिक हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, इस तरह के जो पदार्थ होंगे जिनकी पोलरिटी लगभग सेम है, जिनकी प्रकृति लगभग समान है, प्रकृति का मतलब सहसंयोजकी या आयनिक, तो उस प्रकार के जो मिश्रण बनेंगे वो आदर्श विलयन के उदाहरण होंगे। उसके उदाहरण दे सकते हैं आप, उसको मिटा रहा हूं मैं। आदर्श विलयन के आप उदाहरण दे सकते हैं, बेंजीन प्लस टॉलुइन, हेक्सेन सेम प्रकृति के, हेप्टेन, क्लोरो, एथेन, ब्रोमोएथेन, ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स आप आदर्श विलयन के ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह आदर्श विलयन हुआ। अब आइए अनादर्श विलयन। अनादर्श नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एक्चुअली नॉन आइडियल कंडीशन क्या है कि जब कोई विलयन किसी तापमान या सांद्रता पे राउल्ट के नियम से दूर जाता है, यानी उसका पालन नहीं करता, यानी अपेक्षित वाष्प दाब जो है राउल्ट के नियम से जो आना चाहिए था उसकी तुलना में विलयन का वाष्प दाब कुछ ज्यादा या कम आता है, तो ऐसी स्थिति अनादर्श विलयन की स्थिति होती है। यह दो प्रकार की हो सकती है, एक आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन, और एक आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन। अब बेटो देखो धनात्मक विचलन कैसे होगा। जब आप किसी विलेय और विलायक को मिलाते हैं और मिलाने पर अगर ऐसी स्थिति बनती है कि विलेय और विलायक के बीच जो बंध बना विलयन में, वो पहले जब ये अलग अलग थे विलेय और विलायक, उनकी तुलना में अगर बंध कमजोर हो गया, वीक बंध बना, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी प्रकृति अलग अलग है और प्रकृति अलग अलग है तो वो मिल नहीं पाएंगे, और मिल नहीं पाएंगे तो उनके बीच बनने वाला जो बंध होगा वो कमजोर हो जाएगा। तो यदि कमजोर बंध बना तो बंध के कमजोर होने के कारण ज्यादा अणु शीघ्रता से वाष्पित होंगे और वाष्पित होकर ज्यादा वाष्प दाब लगाएंगे, और ज्यादा वाष्प दाब अगर लगेगा तो जो राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब होना चाहिए था उसकी तुलना में विलयन का वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा, तो उस विचलन को हम धनात्मक विचलन कहेंगे। और इसके विपरीत यदि विलेय और विलायक मिलने के बाद जो उनके विलयन में उनके बीच बनने वाला बंध है वो अगर स्ट्रांग हो जाए, वो अगर मजबूत हो जाए, अगर समान प्रकृति के होंगे तो मजबूत होगा, वो घुलेंगे मिलेंगे, तो अगर बंध मजबूत हो जाएगा तो पहले की तुलना में कम अणु वाष्पित होंगे, कम वाष्प बनेगी, और वाष्प दाब का मान जितना राउल्ट के नियम से अपेक्षित है
उसकी तुलना में कम हो जाएगा, तो फिर उसको हम ऋणात्मक विचलन कहेंगे। तो अब हम इसका निष्कर्ष यहां लिख रहे हैं, जो हमने भी समझा। क्या समझा? पहला पॉइंट, धनात्मक विचलन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो विलियन का दाब है वो राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब अपेक्षित होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? PA नॉट XA और PB नॉट XB के योग के बराबर होना चाहिए था, वो ज्यादा हो जाता है। वो ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि PA ज्यादा हो गया PA नॉट XA से और PB ज्यादा हो गया PB नॉट XB से, तो कुल दाब भी ज्यादा हो गया इनके योग से। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि AA शुद्ध विलायक विलायक, BB शुद्ध विलेय विलेय, इनके अणुओं की जो बंध सामर्थ्य थी जब ये अलग अलग थे, उनकी बंध सामर्थ्य जो विलियन में AB के बीच बंध बना उससे ज्यादा थी। ये बंध सामर्थ्य कमजोर, वीक बॉन्ड। और जब ये वीक बॉन्ड बनेगा तो वाष्प दाब का मान बढ़ जाएगा। यहां क्या हुआ कि विलियन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से जो अपेक्षित था उसकी तुलना में कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि विलेय का वाष्प दाब इससे कम हो गया और विलय का वाष्प दाब इससे कम हो गया और विलेय का वाष्प दाब भी इससे कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके विपरीत जो AB बंध बना, विलायक में जो बंध था और विलेय में जो बंध था मिलने से पहले, विलियन बनने से पहले, उसकी तुलना में जो विलियन में A और B के बीच बंध बना वो स्ट्रांग हो गया। वो किसी भी कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है। तो अगर स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो वाष्प कम बनेगी और वाष्प दाब का मान घट जाएगा और वो ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। तो ये इनका ब्रीफ आइडिया था। अब आगे चलते हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में और क्या होगा? किस कंसेप्ट में? जो हमने आदर्श में देखा, पहला बिंदु हमने ये डिस्कस कर लिया कि वाष्प दाब का क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, एंथैल्पी परिवर्तन, यानी ऊष्मा बढ़ेगी, घटेगी, निकलेगी, अवशोषित होगी, क्या होगा, कितनी होगी? तो बेटो, जो धनात्मक विचलन होगा, पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में एंथैल्पी का जो परिवर्तन होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, यानी ऊष्मा का अवशोषण होगा। क्यों होगा? क्योंकि विलेय और विलायक के बीच जो बंध था विलियन बनने से पहले वो था मजबूत और विलियन बनने के पश्चात बंध हो गया वीक। तो ऐसा कब होगा? जब ऊष्मा का अवशोषण होगा। इसलिए ये ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होगी। यहां डेल्टा H का मान ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि विलेय और विलय के बीच बंध कमजोर था और विलियन बनने के पश्चात बंध मजबूत बन गया, तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, यानी ये ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा, नेगेटिव डेविएशन। तीसरा देखिए, आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन, चूंकि यहां बंध कमजोर हो रहा है तो आयतन बढ़ जाएगा। किसका? विलियन का। इसलिए इसका मान भी पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। और इसका मान यहां चूंकि बंध मजबूत बन गया,
अणु पास आ गए, आयतन घट गया, इसलिए डेल्टा वी का मान यहां नेगेटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा वी इज लेस देन 0। ये आयतन में परिवर्तन होगा। अब हम इनको ग्राफ बनाकर भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए, वही ग्राफ बना रहे हैं जो हमने आदर्श विलयन में बनाया था। एक तरफ हम ले रहे हैं विलायक, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं विलेय। यहां केवल क्या है, विलायक, और विलेय बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ेंगे विलेय की मात्रा बढ़ेगी, विलायक की मात्रा घटती जाएगी, और यहां जाके विलायक 0 हो गया और पूरा का पूरा क्या हो गया, विलेय। तो हमने जो ग्राफ बनाया था वो क्या था कि यहां तो इसका वाष्प दाब था, केवल किसका, विलेय का, और यहां किसका था, थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेंगे, विलय। और ये वाष्प दाब जैसे जैसे इनके मोल भिन्न घटते जा रहे हैं, वाष्प दाब का मान भी घटता जा रहा था, और ये आपका आ गया था आदर्श विलयन का दाब। अब जो पॉजिटिव डेविएशन है, धनात्मक विचलन है, वहां ये ग्राफ धनात्मक विचलित होगा, और नेगेटिव डेविएशन में ये ग्राफ नीचे की ओर है, क्योंकि वाष्प दाब का मान यहां घट रहा है और यहां वाष्प दाब का मान बढ़ रहा है, तो ये ऊपर की ओर है। कैसे, देखिए, ये आपका धनात्मक विचलन मैं बता रहा हूं, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इनका जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा, P इज ग्रेटर देन PA प्लस P। ये बेटो क्या है, धनात्मक विचलन का ग्राफ है। ऋणात्मक विचलन का ग्राफ क्या होगा, ऋणात्मक विचलन में देखिए ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ इधर, ये ग्राफ नीचे की तरफ इधर, तो इनका जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने रेड से जो मार्क किया है ये ऋणात्मक विचलन का है, और यहां क्या होगा, P इज लेस देन PA प्लस P। तो ये तो आदर्श विलयन का था। डॉटेड लाइन जो मैंने ब्लू डॉटेड लाइन से दिखाया है वो धनात्मक विचलन का ग्राफ है, और जो रेड डॉटेड लाइन से दिखाया है वो ऋणात्मक विचलन का ग्राफ है। तो इस प्रकार हम अनादर्श विलयन को ग्राफ से इस प्रकार दिखा सकते हैं। अब बेटा ये एक लिस्ट है, कुछ उदाहरण है जो आदर्श से धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले पदार्थों के हैं। मैं आपको एक बार समझा रहा हूं, जैसे एसीटोन प्लस CS2। मैं एक उदाहरण लेके अलग से आपको समझा दूंगा, पहले आप ये उदाहरण लिख सकते हैं। इनमें से कोई एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, या ये उदाहरण देकर ये पूछ सकता है कि किस प्रकार का विचलन दर्शाता है, या आदर्श या अनादर्श कौन सा है। तो आप इन उदाहरणों को एक बार नोट कर ले, मैं बोल के आपको कर रहा हूं। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CS2, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल, जल प्लस एल्कोहल, एल्कोहल कोई भी हो सकता है, एथेनॉल या मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल और हेक्सेन। ये ध्यान रखिए, एक छोटा सा क्लू दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये धनात्मक विचलन वाला विलयन है। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। यदि दो ऐसे पदार्थों को मिलाया जाए जो आपस में
समान ध्रुवणता के नहीं हो, यानी एक पदार्थ ध्रुवीय हो और एक पदार्थ अध्रुवीय हो। तो ध्रुवीय पदार्थ में जो बंध होंगे, अध्रुवीय पदार्थ जब आप मिलाओगे तो उनके बीच बंध टूटेगा, बंध कमजोर हो जाएगा और वो धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। अभी हम समझेंगे एक उदाहरण से। और जब दो ऐसे पदार्थों को मिलाओगे जो समान प्रकृति के होंगे, उनकी पोलैरिटी लगभग समान होगी, तो उनमें बंध मजबूत बनेगा और मजबूत बनने से वो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। अब आइए एक एक उदाहरण से दोनों को अपन समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अल्कोहल में हेक्सेन मिला दी। अल्कोहल एक ध्रुवीय यौगिक है और हेक्सेन एक अध्रुवीय यौगिक है। जैसे मान लीजिए एथेनॉल है। अब अल्कोहल में आपका कौन सा बॉन्ड है? HOR, ये एक मॉलिक्यूल है अल्कोहल। फिर ये दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा है अल्कोहल, ये तीसरे। इस प्रकार अनेक अल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध से जुड़े हैं जब ये विलयन में नहीं है। जब अब आपने इसमें C6H12 हेक्सेन मिलाई। हेक्सेन अध्रुवीय है क्योंकि इसमें कोई ध्रुवीय परमाणु नहीं है। तो जब इसको मिलाया आपने, तो ये जो हाइड्रोजन बंध यहां थे, अंतराणविक बंध थे, चूंकि अब ये अणु इसमें के बीच में फिट होंगे, तो कहां फिट होंगे? हाइड्रोजन बंध को तोड़कर फिट होंगे। तो जब बंध टूटेगा तो बंध कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो ये तो आपका उदाहरण हो गया धनात्मक। अब इसी प्रकार ऋणात्मक का एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिलाया, या एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिलाया। एसीटोन क्या होता है बेटो? CH3COCH3, एक कीटोन है जो आप आगे पढ़ेंगे 12th में ही, ऑर्गेनिक के पार्ट में। इसमें मान लीजिए आपने क्लोरोफॉर्म मिलाया, निश्चेतक CHCl3। तो आप क्या देख रहे हैं? इसमें ऑक्सीजन है और इसका हाइड्रोजन है। तो यहां क्या हो गया? इन दोनों के मध्य हाइड्रोजन बंध बन गया। यानी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब अलग अलग थे तो बंध थोड़ा उनके अणुओं के बीच कमजोर था, लेकिन जब दोनों मिले तो एसीटोन का ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन ने मिलकर हाइड्रोजन बंध, अंतराणविक बंध बना लिया। अणु पास आ गए तो वाष्प दाब घट जाएगा और यह ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। तो ऋणात्मक में आपको इस तरह एक्सप्लेन करना है और धनात्मक में मैं आपको पहले बता दूं। चलिए, ये बात हुई बेटो आदर्श और अनादर्श विलयन की। अब इसी के साथ इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट हम लेते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बिल्कुल सिंपल है ये। देखिए, एक ऐसा विलयन, एक ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक घटक हों और उनका अलग अलग प्रतिशत मात्राएं हों, फिर भी वो विलयन, फिर भी वो मिश्रण एक ही तापमान पर क्वथन करे। यानी उस पूरे के पूरे विलयन का क्वथनांक एक ही निश्चित तापमान हो। देखिए, अलग अलग घटकों का जो तापमान होगा, जो क्वथनांक होगा, वो तापमान उनका अलग अलग होगा, लेकिन वो जो विलयन बन गए और विलयन बनने के पश्चात वो एक ही तापमान पर उबलने लगे, तो उस प्रकार के विलयन को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी यानी स्थिर क्वथन, एक ही तापमान पर क्वथन, जिसका क्वथनांक स्थिर है, ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जो एक ही तापमान पर क्वथन करे, उसको हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। ये दो टाइप का होगा, एक लो बॉइलिंग, एक हाई बॉइलिंग। उच्च क्वथनांकी या इसमें होगा निम्न
क्वथनांकी। उच्च क्वथनांकी को निम्न वाष्पदाबी भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वथनांक और वाष्पदाब रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो इसको हम निम्न वाष्पदाबी, इसको हम उच्च वाष्पदाबी मिश्रण भी कह सकते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है? देखिए, जब किसी मिश्रण का क्वथनांक उसके किसी भी घटक के क्वथनांक से कम हो, यानी मान लो 3 घटक है, ए बी सी, ए का क्वथनांक कुछ है, बी का कुछ है, सी का कुछ है, और जब विलयन का क्वथनांक इन तीनों ही घटकों के क्वथनांक से कम हो तो उसको हम कहेंगे निम्न क्वथनांकी या उच्च वाष्पदाबी प्रकार का स्थिर क्वाथी मिश्रण। और इसके विपरीत यदि विलयन का क्वथनांक उसके सभी घटकों के क्वथनांक से ज्यादा हो तो हम उसको कहेंगे उच्च क्वथनांकी या निम्न वाष्पदाबी प्रकार का स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये कौन से मिश्रण होंगे? निम्न वाष्पदाबी, जिनका वाष्पदाब कम है, यानी जो नेगेटिव डेविएशन दर्शाएंगे, जो आदर्श से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, वो सब इसके उदाहरण होंगे। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले सभी विलयन जितने उदाहरण हमने पढ़े वो सब इसके भी उदाहरण होंगे, और धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जितने भी विलयन होंगे, जितने मिश्रण होंगे, वो सब इसके उदाहरण होंगे। एक एक उदाहरण दोनों का हम लेके देखते हैं। जैसे जल और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों के मिलने से विलयन बना। तो जो जल का क्वथनांक है वो तो आप जानते हैं 373 केल्विन होता है, और इसका है 239 केल्विन नाइट्रिक एसिड का। और जब ये दोनों मिलते हैं तो जो विलयन का क्वथनांक है, जिस एक ही तापमान पर विलयन उबलता है, वह है 400 केल्विन। इस एजियोट्रॉप, इस स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक जो है वो 400 केल्विन है, यानी दोनों घटकों के क्वथनांक से ज्यादा है। यानी किस प्रकार का स्थिर क्वाथी मिश्रण है? उच्च क्वथनांकी या निम्न वाष्पदाबी प्रकार का स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। इसी प्रकार यदि आप एल्कोहल ले, इसी प्रकार वे विलयन जो कि ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, जैसे आपने एल्कोहल लिया, एथेनॉल लिया, C2H5OH, और इसको जल में मिलाया, तो इनके मिलने से जो विलयन बना, इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो क्वथनांक है वो 351.3 केल्विन। वाटर का तो आप जानते हैं 373 केल्विन, और जो इनके मिलने से विलयन बना उसका क्वथनांक इन दोनों से ही कम होता है, 351.1 केल्विन। तो आप क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा विलयन है जिसमें विलयन का क्वथनांक, स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक उसके प्रत्येक घटक के क्वथनांक से कम है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? निम्न क्वथनांकी या उच्च वाष्पदाबी प्रकार का स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। तो बेटों, आज हमने आदर्श और अनादर्श दोनों प्रकार के विलयन, राउल्ट का नियम का किस प्रकार प्रयोग करना, और हमने उसमें एक अणुसंख्य गुण जो कि आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन था, उसका सूत्र भी स्थापित किया। अणुसंख्य गुण एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे। अणुसंख्य गुण वो गुण होते हैं बेटों विलयन के, जो कि उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा, सांद्रता, अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, इस पर तो निर्भर करेंगे,
लेकिन इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि वो विलेय या विलायक, उनकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, number of moles, number of molecules of substance, but does not depend on its nature. These properties are colligative properties. 4 तरह की colligative properties हमको पढ़नी है। फर्स्ट हमने पढ़ ली है relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure. आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण भाव। एक हमने आज पढ़ लिया। 3 जो बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और उन पर जो न्यूमेरिकल हैं, और इस पार्ट के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम अगले वीडियो में लास्ट इस चैप्टर का जो पार्ट 4 है उसमें कंक्लूड करेंगे। बेटो, मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए। आप इससे पूरे वीडियो को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के बचे हुए हैं वो सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, उसकी मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। और मेरा इसमें एक ही उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों तक ये मेरा वीडियो आप भी देखें, समझें, और इसका फायदा उन बच्चों को मिले जो दूर दराज में भी बैठे हुए हैं। आज हमारे यहां के बच्चे अनेक पूरे राजस्थान से बच्चे हैं हमारे यहां, तो जो वहां जहां भी वो बैठे हैं, चाहे वो बाड़मेर में है कोरोना के कारण क्योंकि वो आ नहीं पा रहे, तो उन तक वो पहुंचे। और आपके जितने भी जो बच्चे हैं, जो जानकार हैं, जो सारे आपके फ्रेंड्स कलीग्स हैं जो साइंस के हैं, उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचे। और मैं इसको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको आप शेयर कर दें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।